लक्ष्य कोचिंग के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी भाषा पर डिस्कशन किया था और मैंने बताया था कि भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, साहित्यिक भाषा। मौखिक भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि होता है। साहित्यिक भाषा यानी लिखित भाषा की मूलभूत इकाई वर्ण या अक्षर होता है। तो हम लोग इस पर डिस्कशन किए थे। अब थोड़ा हम लोग आज लिपि पर भी डिस्कशन करेंगे और उसके बाद से वर्णमाला पर हम लोग विचार करेंगे। वर्णमाला हम लोग का दो पार्ट में इसका वीडियो बनेगा। तो आज हम लोग वर्णमाला का डिस्कशन करेंगे, लेकिन वर्णमाला के डिस्कशन से पहले थोड़ा सा फिर से एक बार भाषा पर चर्चा कर लें। तो हम लोगों ने जिक्र किया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जब तक अपने भावनाओं को किसी के समक्ष शेयर नहीं करता है तब तक वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो मानव ने भाषा का विकास किया और भाषा विचारों के संप्रेषण का माध्यम होता है। यानी जिस ध्वनि या संकेत द्वारा हम अपने विचार को किसी दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। और फिर हम लोगों ने विश्व में लगभग 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती हैं। उसी में से अपनी एक भाषा हिंदी है। तो विश्व में कोई ऐसा मानव जाति, मानव समुदाय नहीं है जिसकी अपनी कोई न कोई भाषा न हो। यही कारण है कि आज विश्व में लगभग 3000 के आसपास भाषाएं बोली जाती है। तो उन 3000 भाषाओं में से ही एक अपनी भाषा हिंदी है। और अपनी हिंदी, हालांकि हम लोग इसको डिस्कशन कर चुके हैं, अपनी जो हिंदी है वह भारोपीय मूल की भाषा है। भारोपीय मूल की भाषा है। भारोपीय मूल की भाषा है। बच्चों, अपने भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार है। भारत में 4 भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार है। इसमें आपका एक है भारोपी, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक, और चौथा है चीनी तिब्बती। ये 4 भाषा परिवार अपने भारत में है। और इस 4 भाषा परिवार में अपनी जो हिंदी है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला कि हिंदी जो है भारोपीय मूल की भाषा है। इस पर हालांकि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं। और ये भारोपीय भाषा परिवार में यूरोप की विभिन्न भाषाएं और भारत की भाषा आती है, इसलिए इसको भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी जो भाषा परिवार है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वह भारोपीय है। भारोपीय में यूरोप की तमाम भाषाएं जैसे जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश,
स्पेनी, आपका लैटिन, ग्रीक, फारसी, संस्कृत आदि आता है आदि। तो भारतीय भाषा परिवार सबसे विश्व की बड़ी भाषा परिवार है। इसी भाषा परिवार की भाषा है संस्कृत, और संस्कृत जो है हिंदी की जननी भाषा है। मैंने उस लेक्चर में पढ़ाया था किस तरह संस्कृत से वैदिक संस्कृत आया, वैदिक संस्कृत से संस्कृत, और फिर आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट होते हुए हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो ये भारतीय मूल की भाषा है। संस्कृत से ही अपनी हिंदी का विकास हुआ, और आपको संस्कृत को आर्य भाषा, इसको आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। आर्य भाषा या देव भाषा के नाम से जाना जाता है। तो यह भारत की सबसे पुरानी भाषा है, यह देवताओं की भाषा है, इसलिए संस्कृत को देव भाषा, या भारतीय अपने को आर्यों की संतान है इसलिए इसको आर्य भाषा के नाम से भी जाना गया। और इसी संस्कृत से अपनी हिंदी भाषा का विकास हुआ, यानी हिंदी जो है इसकी जननी भाषा जो है संस्कृत है। तो ये भारतीय मूल की भाषा है। इसी तरह द्रविड़ भाषा परिवार में आपका कई सारी भाषाएं आ जाएंगी। जैसे द्रविड़ में तमिल आता है। ये तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। तमिल। इसी तरह तेलुगु ये आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। इसी तरह आपका मलयालम एक केरल में बोली जाने वाली भाषा है, केरल। तो ये द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल आता है, तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है और मलयालम। आस्ट्रिक और चीनी तिब्बती भाषा परिवार के बहुत कम जनसंख्या बोलते हैं। तो एक मुख्य भाषा है भारोपी से संस्कृत और द्रविड़ से इन भाषाओं का विकास हुआ। तो अपनी जो हिंदी है वह भारोपी यानी संस्कृत से निकली हुई भाषा है। और भाषा के बारे में कि भाषा जो है सतत परिवर्तनशील है। किस तरह संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और फिर आधुनिक हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो भाषा जो है हमेशा परिवर्तनशील है। भाषा की विशेषता है कि समय के साथ इसका स्वरूप बदलता जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मौखिक भाषा चूंकि व्याकरण के नियमों से मुक्त होता है इसलिए इसमें हमेशा बदलाव होता रहता है, जबकि साहित्यिक भाषा स्थिर होती है, अस्थायी होती है, क्योंकि वो व्याकरण के नियम से बधी है। उसमें थोड़ा भी परिवर्तन किया जाएगा तो गलत मान लिया जाएगा। लेकिन जब साहित्यिक भाषा और जन भाषा के बीच, मौखिक भाषा के बीच काफी गैपिंग आ जाता है, साहित्यिक भाषा केवल विद्वानों की भाषा बनकर रह जाती है, तो फिर मौखिक भाषा में ही साहित्य का निर्माण होने लगता है। यानी हर साहित्यिक भाषा का विकास मौखिक भाषा से होता है। यानी भाषा जो है सतत परिवर्तनशील है। भाषा का अपना एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है, यानी एक भाषा जो है एक निश्चित सीमा में बोली जाती है, उससे बाहर दूसरी भाषा बोली जाती है। तो भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। जैसा कहा जा भी जाता है कि
4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बाड़ी। 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बाड़ी, यानी हर 8 किलोमीटर पर कोस पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो भाषा जो है वो बदलाव होता है और उसकी अपनी एक निश्चित भौगोलिक सीमा होती है। तो ये जो भाषा हम बोलते हैं ये मौखिक रूप में बोलते हैं, यानी भाषा का संबंध जो है वह सुनाई देने से होता है। लेकिन जब इसको हम लिख देते हैं तो भाषा को हम लिपि में लिखते हैं। इसीलिए हर भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि भी होता है। तो भाषा को अस्थायी बनाने के लिए, सर्वव्यापी बनाने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग डिस्कशन आपसे कहेंगे लिपि। लिपि तो लिपि किसको कहा जाता है? लिपि लिपि तो भाषा जैसे कि मैंने बताया कि मौखिक होता है, यानी शुरू में मौखिक भाषा का ही इजाद हुआ, लेकिन मौखिक भाषा की प्रवृत्ति होती है कि वह कुछ ही समय बाद भूल जाता है। यानी जब हम कुछ बोलते हैं, यानी मौखिक भाषा का संबंध बोली से होता है। जब हम कोई चीज बोलते हैं तो कुछ समय बाद वह ध्वनि जो है वह आकाश में विलीन हो जाती है, यानी भूल जाता है। तो भाषा को अस्थायी बनाने के लिए उसको लिखने की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि भाषा को सर्वव्यापी भी बना देता है। जैसे मौखिक भाषा जो है, हम जो बोलते हैं तो पास का व्यक्ति ही उन विचारों से परिचित हो पाता है, लेकिन जब उसको लिख दिया जाता है तो जितने लोग उसको पढ़ते हैं वो भी उन विचारों से परिचित हो जाते हैं। यानी मौखिक भाषा जो है अस्थायी भाषा है और इसका दायरा जो है सीमित होता है, जबकि लिपि जो है, लिखित भाषा जो है, उस भाषा के स्वरूप को अस्थायी बना देती है और इसको काफी, इसका दायरा को विस्तार दे देती है। तो भाषा को अस्थायी और सर्वव्यापी बनाने के लिए लिपि की आवश्यकता महसूस हुई। तो लिपि किसको कहा जाता है? लिपि किसको कहा जाता है? तो जिन चित्रों या अक्षरों द्वारा हम अपने विचारों को लिख लेते हैं और बाद में उसको पढ़ लेते हैं, ऐसे चित्र या अक्षर को लिपि कहा जाता है। यानी जिन चित्रों या अक्षरों द्वारा, जिन चित्रों या अक्षरों द्वारा हम अपने विचार लिख लेते हैं, अपने विचार लिख लेते हैं, लिख लेते हैं और बाद में लिख लेते हैं और बाद में उसे समझ लेते हैं। उसे समझ लेते हैं। ऐसे ध्वनि ऐसे चित्र या अक्षर को, ऐसे चित्र या अक्षर को लिपि कहा जाता है। लिपि
कहा जाता है। ठीक, तो जिन चित्रों या अक्षरों द्वारा हम अपने विचार लिख लेते हैं और बाद में उसे समझ लेते हैं, ऐसे चित्र या अक्षर को लिपि कहा जाता है। तो मानव जब बोलने लगा तो धीरे धीरे अब उनका कुछ चित्र या अक्षर बनाने लगा और धीरे धीरे लिपि का प्रचलन हुआ। भारत की सबसे पुरानी लिपि जो है, भारत की सबसे पुरानी लिपि कौन है? हड़प्पन लिपि है। हड़प्पन लिपि है। सबसे पुरानी लिपि जो है हड़प्पन लिपि है। इसको सैंधव लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की ये सबसे पुरानी लिपि है। भारत की सबसे पुरानी लिपि हड़प्पन लिपि या सैंधव लिपि है। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह लिपि के प्रयोग से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपि के प्रयोग से परिचित थे और वो लिपि आज प्राप्त भी हुई है, लेकिन अभी तक यह इस लिपि को पढ़ी नहीं गई है। विश्व में दो ही ऐसी प्राचीन लिपि है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। एक भारत की हड़प्पन लिपि और दूसरी इटली की इट्रस्कन लिपि। ये दो ऐसी प्राचीन लिपि है जो पढ़ी नहीं गई है। तो अब चूंकि यह हड़प्पन लिपि पढ़ी नहीं गई, इसलिए हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए बेकार है। भारत की सबसे पुरानी लिपि जो पढ़ी गई है उसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। उसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। यह भारत की सबसे पुरानी लिपि है जो पढ़ी गई है, ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता 5वीं सदी ईसा पूर्व तक जाती है। ईसा पूर्व तक 5वीं सदी ईसा पूर्व तक जाती है। यानी ब्राह्मी लिपि सबसे पुरानी लिपि है जो पढ़ी गई है और इसका प्रचलन भारत में लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व में ही हो गया था। यानी इस लिपि की प्राचीनता 5वीं सदी ईसा पूर्व तक जाता है। तो भारत की यह सबसे पुरानी लिपि है। कहा जाता है इसका संबंध ब्रह्मा से है। यानी हमारे देश में कोई भी किसी भी चीज को मनवाने के लिए उसको धर्म से जोड़ दिया जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जो है सृजक के देवता है, वो हर चीजों का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने ही लिपि का भी निर्माण किया। लेकिन ये लिपि जो था ये ईश्वरीय लोक में था। उसको पृथ्वी पर लाने वाले यानी पृथ्वी पर लिपि के जन्मदाता गणेश जी को माना जाता है। जब वेद व्यास ने वैदिक ग्रंथ बोला और गणेश जी ने लिखा था, यानी भारत में लिपि के जन्मदाता गणेश जी को माना जाता है। तो गणेश जी ने जो ब्राह्मी लिपि, चूंकि इसकी निर्माण ईश्वर ब्रह्मा ने किया और पृथ्वी पर गणेश जी ने लाया था, तो पृथ्वी पर इसके जन्मदाता गणेश जी है को माना जाता है। लेकिन ब्रह्मा से जुड़े होने के कारण, ब्रह्मा से संबंध होने के कारण इस लिपि का नाम पड़ गया ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि ये भारत की सबसे पुरानी लिपि है। अशोक के जो अभिलेख है, भारतीय परिक्षेत्र में जो अशोक के अभिलेख मिले वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले। हालांकि अशोक के ने अपने लेख खरोष्ठी में भी, आर्मेइक लिपि में भी और ग्रीक लिपि में भी लिखवाया है। जैसे पाकिस्तान में शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा जो उसका अभिलेख है वह खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है।
यानी यह लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ। हम लोग बाएं से शुरू करते दाएं की तरफ ले जाते हैं, जबकि खरोष्ठी लिपि जो थी ये दाएं से बाएं उर्दू की तरह लिखी जाती थी। तो अशोक के मानसेरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है वह खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। इसी तरह पाकिस्तान में सर एक कंधार में सर एक कुना से उसके लिपि मिली है जो ग्रीक और आर्मेयिक लिपि में लिखी गई है। लेकिन भारत में अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी, लेकिन जिस तरह भाषा में विकास परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसी तरह लिपि में भी बदलाव होता है। लेकिन लिपि का संबंध चूंकि लिखित से होता है, लिखित साक्ष्य से होता है, इसलिए इसमें परिवर्तन की गति धीमी होती है। जैसे भाषा में कई डेवलपमेंट हुए, संस्कृत से लेकर हिंदी भाषा तक आने में कई चेंजिंग हुआ, लेकिन लिपि में अभी दो ही परिवर्तन हुए। पहले ब्राह्मी लिपि थी और इसी ब्राह्मी लिपि से जो इस समय प्रचलित हम लोग की लिपि है देवनागरी लिपि का विकास, यानी ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो लिपि में अभी दो ही परिवर्तन हुए, पहले ब्राह्मी लिपि थी फिर देवनागरी लिपि प्रचलित हुई। यानी लिपि में परिवर्तन की गति धीमी थी, तो ब्राह्मी लिपि चली आ रही थी। धीरे धीरे इसमें भी बदलाव होने लगा, चिन्हों में परिवर्तन होने लगा। और एक समय ऐसा आया कि पूरी जो पुरानी ब्राह्मी लिपि थी वो पूरी लिपि ही बदलकर एक भिन्न लिपि में प्रचलित हो गई। जैसे पहले ल को ऐसे लिखा जाता था, आज मानक हिंदी में ल हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन पहले ल को ऐसे लिखा जाता था। या मानक हिंदी में झ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन पहले झ ऐसे लिखा जाता था। या पहले अड़ ऐसे लिखा जाता था, अब अड़ ऐसे लिखा जाता है। तो ये पुरानी लिपि है, ये मानक हिंदी में इस समय प्रचलित है। तो लिपि में भी धीरे धीरे परिवर्तन, ऐसे ही जब पूरा वर्ण बदल गया तो अब ये ब्राह्मी लिपि से पूरी तरह भिन्न हो गई और इसका नाम पड़ गया देवनागरी लिपि। यानी ब्राह्मी लिपि से ही अपनी देवनागरी लिपि का विकास हुआ और वर्तमान समय में यही देवनागरी लिपि प्रचलित है। देवनागरी लिपि जो है ये 8वीं सदी में देवनागरी लिपि का भारत में प्रचलन शुरू हो गया। यानी देवनागरी लिपि की परिचय प्राचीनता जो है 8वीं सदी ईस्वी तक जाता है। 8वीं सदी ईस्वी में देवनागरी लिपि का प्रचलन हुआ। तो धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि के चिन्ह बदलते गए, अक्षर का स्वरूप बदलता गया और एक पूरी तरह भिन्न वर्ण हो गया, जिसका नाम दे दिया गया देवनागरी। देवनागरी का संबंध जो है, तो चूंकि यह लिपि 8वीं सदी तक आते थे, पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उस लिपि का कोई नाम नहीं था। उस लिपि का कोई नाम नहीं था। उस लिपि का कोई नाम नहीं था और उस लिपि का कोई नाम नहीं था। तो ये जो गुजरात में जो शहर के ब्राह्मण है उनको नागर ब्राह्मण कहा जाता है। गुजरात में जो शहरी ब्राह्मण है उनको नागर कहा जाता था। और ये जो नागर ब्राह्मण थे, शहर के जो ब्राह्मण थे, इनको लगा चूंकि जो पुराना जो वैदिक ग्रंथ है वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। वैदिक ग्रंथ में आता है वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ग्रंथ। ये जो वैदिक साहित्य था, वेद था, ब्राह्मण ग्रंथ था, अरण्यक ग्रंथ था, उपनिषद ग्रंथ, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे 8वीं सदी तक आते थे, इससे एकदम भिन्न लिपि जब प्रचलित हुई तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों के मन में आया
गुजरात के नागर ब्राह्मणों के मन में आया कि यदि वैदिक ग्रंथों का निर्माण इस नई लिपि में नहीं किया गया तो धीरे धीरे लोग ब्राह्मी लिपि भूलते जा रहे हैं और समय आएगा कि वैदिक ग्रंथ कोई पढ़ ही नहीं पाएगा और एक पूरा साहित्य जो है वह यूं ही रह जाएगा। तो कहीं यह वैदिक साहित्य समाप्त न हो जाए, इसलिए गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस नई लिपि में पूरे वैदिक ग्रंथ की रचना की, वैदिक ग्रंथ लिख दिया और वैदिक ग्रंथ में देवता की बातें की गई है, ये देवता की बातें की गई है। तो गुजरात के जो नागर ब्राह्मण ने देवताओं की जो बातों को इस नई लिपि में लिख दिया, तो इस नई लिपि का नाम पड़ गया देवनागरी। क्योंकि इसमें वेद लिखा गया, वैदिक ग्रंथ देवता की बात लिखा गया और नागर ब्राह्मणों ने लिखा, इसलिए इस नई लिपि का नाम देवनागरी लिपि पड़ गया। और भारत में जितनी भी लिपियां हैं वे सभी लिपियां एक तरह से देवनागरी ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। जैसे इसी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण उन्होंने जब वैदिक ग्रंथों की रचना कर दिया तो इसका नाम पड़ गया देवनागरी लिपि। लेकिन इसमें देवनागरी लिपि में आपका केवल ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का ही नहीं विकास हुआ है, बल्कि भारत में इस समय ये भारत की सबसे पुरानी लिपि है जो पढ़ी गई है और इसी से लगभग सभी आधुनिक लिपियों का विकास हुआ। जैसे राजस्थानी, गुजराती, महाजनी, कैथी, महाजनी, कैथी, आपका बंगला, असमी, उड़िया, ये सब जो है ब्राह्मी लिपि से ही निकले हैं। या इसी तरह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लिपि, कन्नड़, आपका मलयालम आदि जो लिपि है ये सब लिपि है। इन सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ। यानी राजस्थानी लिपि प्रचलित हुई, गुजराती लिपि प्रचलित हुई, महाजनी प्रचलित हुई, कैथी लिपि प्रचलित हुई, बंगला लिपि प्रचलित हुई, असमी लिपि प्रचलित, उड़िया लिपि प्रचलित हुई, तमिल लिपि प्रचलित हुई, तेलुगु कन्नड़ लिपि प्रचलित हुई, मलयालम लिपि प्रचलित। तो तमाम लिपियों का यानी इस समय भारत में लगभग जितनी लिपि प्रचलित हो रही उसमें से लगभग सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। तो ब्राह्मी लिपि से ये भी लिपि निकली, ब्राह्मी से ही अपनी देवनागरी लिपि भी प्रचलित हुई और इसी देवनागरी लिपि में हम लोग आज हिंदी लिखते हैं, यानी हिंदी की लिपि हो गई देवनागरी लिपि। तो तमाम लिपि का विकास हुआ। ये सभी लिपि का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से। ओके, तो ब्राह्मी लिपि से तमाम लिपि का प्रचलित हुआ। या और ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा जो भाषा, सबसे ज्यादा जो लिपि का भारत में प्रचलन वो देवनागरी लिपि में, यानी देवनागरी लिपि में आपका देवनागरी लिपि में ही संस्कृत लिखा जाता है, संस्कृत भाषा, आपका हिंदी भाषा, मराठी भाषा, आपका भोजपुरी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली। तो ये सभी भाषा जो है, ये जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो सबसे ज्यादा इस समय प्रचलित भारत की लिपि है देवनागरी लिपि है।
तो देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा लिखा जाता है, हिंदी भाषा लिखा जाता है, मराठी भाषा लिखा जाता है, भोजपुरी भाषा लिखा जाता है, कोंकणी भाषा लिखा जाता है, नेपाली भाषा लिखा जाता है, मैथिली भाषा लिखा जाता है। तो सबसे ज्यादा भारत का में जो प्रचलित लिपि है वह देवनागरी है। लेकिन इसी की तरह और भी भारत में लिपि है, जैसे आपका गुरुमुखी लिपि जो है, गुरुमुखी लिपि में गुरुमुखी जो लिपि है उससे पंजाबी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी भाषा जो है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। या उर्दू है, ये आपकी फारसी लिपि में उर्दू लिखा जाता है। उर्दू जो है वह फारसी लिपि में लिखा जाता है। या बंगला लिपि में बंगला भाषा लिखा जाता है। या इसी तरह उड़िया भी लिपि भी है और इस भाषा भी जो है उड़िया। या असमिया तो ये जो है देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, भोजपुरी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली भाषा लिखी जाती है। इसी तरह गुरुमुखी में पंजाबी लिखा जाता है, फारसी लिपि में उर्दू लिखा जाता है, बंगला लिपि में बंगला लिखा जाता है, उड़िया लिपि में उड़िया लिखा जाता है, असमिया लिपि में असमिया लिखा जाता है। या अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखा जाता है। रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है। तो ये तमाम लिपि है। तो लिपि जो है यानी जिन चित्रों या अक्षरों के माध्यम से हम अपने विचारों को लिख लेते हैं उसे लिपि कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी लिपि जो पढ़ी गई है ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की प्राचीनता 5वीं सदी ईसा पूर्व में जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही इस तरह भारत की तमाम लिपियों का विकास हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख लिपि है देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि की प्राचीनता 8वीं सदी ईसा तक जाती है। यानी 8वीं सदी ईस्वी में देवनागरी लिपि का धीरे धीरे प्रचलन हो गया और इस लिपि में ये तमाम भाषाएं लिखी जाती है। लेकिन देवनागरी लिपि के अलावा ये तमाम लिपि और भी प्रचलित है। ये तमाम लिपि और भी प्रचलित है जो इन भाषाओं की लिपि है। तो देवनागरी लिपि, तो ये हुआ लिपि। और लिपि को वर्ण या अक्षर में लिखा जाता है। तो जब बोला जाता है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को वर्णों में लिखा जाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर भी है। यानी ध्वनि का हमारे यहां हर ध्वनि का अपनी एक लिपि है या जितनी लिपि है उसका एक ध्वनि है। तो इस तरह ध्वनि, अक्षर या वर्ण एक ही चीज को सामान्यतया कहा जाता है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है और वर्ण को अक्षर या ध्वनि के नाम से भी पुकारा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला। तो वर्णमाला में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको वर्ण कहा जाता है और वर्ण को अक्षर या ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला किसको कहा जाता है? तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्ण को अक्षर या ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है।
वर्ण कहा जाता है। और वर्ण को ध्वनि या अक्षर भी कहा जाता है। अच्छा, वर्ण को ध्वनि या अक्षर के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी हम जो भी वर्ण बोलते हैं उसको ध्वनि के रूप में भी बोलते हैं, तो ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। और वर्ण या अक्षर को, यानी वर्ण या अक्षर को जिस सुव्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है उस सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों की जिस सुव्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। यानी वर्ण या अक्षर को जिस सुव्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, जिस सुव्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। उसे वर्णमाला कहा जाता है। उसे वर्णमाला कहा जाता है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण है। और वर्ण को ध्वनि या अक्षर के रूप में, ध्वनि या अक्षर के नाम से भी पुकारा जाता है। और इसी वर्ण, ध्वनि या अक्षरों के सुव्यवस्थित क्रम को, यानी वर्ण या अक्षर को जिस सुव्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। ओके, तो वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं, वर्ण, अक्षर या ध्वनि। ये दो प्रकार के होते हैं। वर्ण, अक्षर या ध्वनि दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हालांकि वर्ण और अक्षर में भी अंतर है, और जितने भी वर्ण है वो उसका कोई ना कोई ध्वनि है, या जितनी ध्वनि है उसका कोई ना कोई वर्ण है। तो वर्ण या ध्वनि, यानी जब हम मुंह से बोलते हैं तो उसे ध्वनि कहा जाता है, और जब उसको लिख देते हैं तो उसको वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो वर्ण, अक्षर या ध्वनि प्रायः समानार्थी शब्द है। तो वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर। यानी प्रश्न उठता है, स्वर किसको कहा जाता है? स्वर किसको कहा जाता है? तो आपके स्वर जो है वह स्वर को मात्रा भी कहा जाता है। स्वरों का प्रयोग प्रायः मात्रा के स्थान पर किया जाता है। स्वर को मात्रा भी कहा जाता है, यानी स्वरों का प्रयोग मात्रा के स्थान पर किया जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण, जो वायु जो है बिना अवरोध के बाहर आती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, मुंह से बाहर निकलती है, उसे स्वर कहा जाता है। उसे स्वर कहा जाता है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। स्वर अपने आप में स्वर स्वतंत्र होता है। स्वर स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है। स्वर स्वतंत्र होता है। स्वर जो है वह स्वतंत्र है, और इसके उच्चारण में जो आपके
वायु जो है बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है और यह अपने आप में पूर्ण भी होता है। यानी स्वर जो है अपने आप में पूर्ण होता है। स्वर अपने आप में पूर्ण होता है तो यह स्वतंत्र होता है, पूर्ण होता है। यानी स्वर किसी पर निर्भर नहीं होता। जैसे ओ स्वर है, आ स्वर है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है। लेकिन व्यंजन जो होता है वह अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण नहीं होता। व्यंजन तब पूर्ण बनता है जब इसमें स्वर मिल जाता है। जैसे एक क है तो क अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें स्वर मिला हुआ। यानी हलंत क में अ स्वर जब मिला तब बना है पूर्ण क। यानी क में से अगर स्वर निकाल दिया जाए तो ये आधा हो जाएगा। ख है तो ख में अ मिला हुआ, यानी व्यंजन तब पूर्ण होता है जब उसमें स्वर मिल जाता है। लेकिन अ स्वर अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है। तो स्वर अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। कुल स्वर 11 है। कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वर 11 होते हैं। कुल स्वर 11 होते हैं। यानी स्वर है ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, इनकी संख्या 11 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी कुल स्वर 11 होते हैं जो निम्न है। ओ है, आ है, इ है, ई है, उ है, ऊ है, री है, ए है, ऐ है, ओ है, औ। यानी इनकी संख्या जो है वह 11 है। स्वर को यहां तक कोई दिक्कत? स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, स्वर स्वतंत्र होता है। कुल स्वर 11 होते हैं जो अ से लेकर अ तक होते हैं। आप लोग सभी लोगों को ये पता होगा, ठीक ना? तो ये अपने आप में पूर्ण। और स्वरों का प्रयोग कहां करते हैं? मात्रा के स्थान पर करते हैं, इसलिए स्वर को मात्रा भी कहा जाता है। और स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर आती है। तो ये है स्वर। स्वर जो है, इसको मिटा दे रहा हूं, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। और ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, लेखपाल हुआ, जैसा कि अभी यूपीपी और लेखपाल का परीक्षा होने वाला है। और इसमें से वर्णमाला से निश्चित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी है। हालांकि हम सभी लोग मानकर चलते हैं कि वर्णमाला से कर लेंगे, लेकिन प्रायः देखते हैं कि सबसे ज्यादा अगर किसी में लड़के गलती करते हैं तो वर्णमाला से ही करते हैं। इसलिए वर्णमाला चैप्टर, भाषा से लेकर वर्णमाला तक हमने 3 वीडियो इसमें बना रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से अगर आप पढ़ें तो कोई कारण नहीं बनता है कि इससे गलत हो जाए। लेकिन इसको ये नहीं है कि आप अगर इग्नोर करेंगे तो समझिए कि आप एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। कई एग्जामों में तो 2 से अधिक भी पूछ दिया जाता है। तो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपका टेट में भी आएगा, सुपर टेट में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जितनी वैकेंसी आती है उसमें हिंदी रहता है। तो कहने का मतलब है कि वर्णमाला जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसी पर पूरा हिंदी व्याकरण पढ़, यानी ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण का बोन है। इसी पर पूरी हिंदी व्याकरण पढ़ा। अगर वर्णमाला क्लियर नहीं होगा तो हिंदी नहीं क्लियर होगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से वर्णमाला टॉपिक को पढ़िएगा। तो स्वर को 2 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा जाता है। स्वर को 3 भागों में
बांटा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर। तो इसको मिटा दे रहे हैं, स्वर। हाँ, तो हम लोग देखा कि वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है और स्वर को कई तरह से विभाजन किया गया है। स्वरों का प्रयोग मात्रा की जगह पर होता है, इसको कई तरह से इसका विभाजन किया गया है उच्चारण के आधार पर। जैसे पहला है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व, ह्रस्व या मूल स्वर। दूसरा है दीर्घ या संधि स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। तो स्वर को तीन भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के आधार पर, यानी स्वर का उच्चारण जब करते हैं तो जो समय लगता है उस समयावधि के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो पहला है इसमें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। तो तीन भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दीर्घ या संधि स्वर, प्लुत स्वर। तो हिंदी बड़ा ही, जो आप लिपि पढ़ने जा रहे हैं वह विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इतनी अधिक वैज्ञानिकता अन्य किसी भी लिपि में नहीं देखने को मिलती है। इसमें हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं और जो लिखते हैं वही बोलते हैं, या जहां से वर्ण निकलता है मुंह से, जहां से ध्वनि मुंह के जिस हिस्से से निकलता है उसके आधार पर इसको कई तरह से विभाजित किया गया है। तो बड़ी ही वैज्ञानिक लिपि है, बड़ी वैज्ञानिक भाषा यह है। तो उच्चारण के आधार पर, यानी स्वर का को जब बोलते हैं तो जो समय अवधि लगता है उसके आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ या संधि स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब आता है ह्रस्व या मूल स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, कम समय लगता है। तो कम समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और सभी स्वर का निर्माण, सभी स्वर का निर्माण, स्वर का निर्माण इसी से हुआ है। ह्रस्व स्वर से हुआ है, हुआ है, हुआ है। तो इसीलिए इसको मूल स्वर भी कहा जाता है। चूंकि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है इसलिए ह्रस्व स्वर कहा जाता है, और सभी स्वरों का निर्माण इसी स्वर से हुआ है, इसीलिए ह्रस्व स्वर को मूल स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। ओके, यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और सभी स्वरों का निर्माण ह्रस्व स्वर से ही हुआ है, इसलिए इसको मूल स्वर के नाम से जाना जाता है। ह्रस्व स्वर चार है, ह्रस्व या मूल स्वर चार है। ओ, ई, उ, री। यानी ये चार स्वर जो है
ह्रस्व स्वर है। ओ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ई। तो ये जो चार स्वर आपके हैं, ये चार स्वर ओ, ई, उ, री। तो बोलते हैं ओ, ई, उ, री। तो ओ, ई, उ, री, यानी इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और जितने भी स्वर बने हैं वह इन चारों स्वरों से ही बना है, इसलिए इन चारों स्वरों को मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दीर्घ या संधि स्वर। दूसरा जो स्वर है दीर्घ या संधि स्वर। नाम से नहीं पढ़ा था, दीर्घ यानी बड़ा, और संधि मतलब जोड़ा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी इसके उच्चारण में क्या लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। और दीर्घ स्वर जो है दो स्वरों के मेल से बना है, दो स्वरों के मेल से बना है, मेल से बना है, मेल से बना है। इसीलिए इसको संधि स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगा है, यह मूल स्वर है, इन्हीं स्वरों से सभी स्वरों का निर्माण हुआ है। जबकि दीर्घ स्वर में के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, और यह दो स्वरों के मेल से बना है, इसलिए इसको संधि स्वर या संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। तो इसको मिटा देना, थोड़ा बाद डिस्कशन करेंगे। अब ह्रस्व स्वर या संधि स्वर जो होते हैं ये दो प्रकार के हैं। सजातीय संधि स्वर तथा विजातीय संधि स्वर। विजातीय संधि स्वर, सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। तो जिन स्वरों का निर्माण एक ही जाति के स्वरों से हुआ है उसे सजातीय संधि स्वर या सजातीय दीर्घ स्वर कहा जाता है। यानी सजातीय संधि स्वर का निर्माण एक जाति के स्वरों के मेल से हुआ है। जैसे ओ और ओ मिलता है तो बनेगा आ, यानी यह एक जाति का है। ओ और ओ एक जाति का है तो इससे बना आ। या इसी तरह छोटा ई और छोटा ई मिलता है तो बनता है बड़ा ई, यानी यह भी एक जाति के स्वर से मिलकर बना है। इसी तरह छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बनता है बड़ा। तो ये जो तीन स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सजातीय संधि स्वर है, क्योंकि इन स्वरों का निर्माण एक जाति के स्वर से हुआ है। तो चूंकि इनका निर्माण एक जाति के स्वर से हुआ है, एक जाति के स्वर के मेल से इनका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको सजातीय संधि स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ या संधि स्वर को दो भागों में बांटा जाता है, सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। जो जिस संधि स्वर का निर्माण एक जाति के स्वरों के मेल से हुआ है उसे सजातीय संधि स्वर कहा जाता है, और जिन स्वरों का निर्माण दो जाति के स्वरों के मेल से हुआ है उसे विजातीय संधि स्वर कहा जाता है। तो ये अलग अलग जाति के स्वरों के मेल से हुआ है। जैसे आप देखेंगे ओ और ई मिल गया है तो बना है ए, ओ और ए मिलकर बना है आए, ओ और ऊ मिलकर के बना है ओ, और ओ और ऊ मिलकर के बना है ओ। तो ये चार स्वर ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों जो स्वर है
एक जाति के स्वर के मेल से नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग जाति के स्वर के मेल से हुआ है। तो इनका अलग अलग जातियों के स्वर के मेल से हुआ है, इसलिए इसको विजातीय संधि स्वर कहा जाता है। जैसे ए ओ है तो ए ई है, यानी अलग जाति। ओ है ए है, ओ है ऊ है, ओ है ओ है, तो ये अलग अलग जाति के स्वरों के मेल से बना हुआ है, इनको विजातीय संधि स्वर कहा जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ओ छोटा ई छोटा ऊरी, ये आपका ह्रस्व स्वर या मूल स्वर है। ये 3 जो है सजातीय संधि स्वर है और 4 जो है विजातीय संधि स्वर है, यानी कुल स्वर हो गए 11। लेकिन मैंने बताया कि तीसरा भी स्वर का विभाजन किया गया। तीसरा मैंने बताया था प्लुत स्वर, यहां लिख दे रहे हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का अपना कोई वर्ण तो नहीं बना है, लेकिन कुछ स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको कहा जाता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर ऐसे स्वर को कहा जाता है जिसका उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा है। जैसे आप कहते हैं राम राम, तो राम यानी रा को हम बहुत देर तक खींचे। तो रा को जब हम बहुत देर तक खींचे तो ये जो रा वर्ण है ये प्लुत हो गया। राम राम, तो ओ चल रहा है, इसको दिखाने के लिए यश जैसा चिन्ह बना दिया जाता है। तो ये जो रा है, ये रा जो है, अब ऐसे हमने कहा कि राम, तो राम में और के बजाय आ में दुगुना समय लगा, लेकिन ये कर राम यानी आ से बहुत ज्यादा समय लगा है, इसलिए रा जो है प्लुत हो गया। हम कहते हैं ओम ओम, तो ओम कहते ओ को ज्यादा देर तक बोल रहे हैं। हम ये नहीं कहते ओ ओम, यानी ओ को हम ज्यादा देर तक खींचे तो ये ओ जो है ये अभी प्लुत। या हम कहते यस सर, यस सर, तो यस यस सर, तो सर, तो ये ज्यादा देर तक रॉ को हम बोल दिए। ये रॉ जो है यस सर, तो ये प्लुत हो गया। तो जिस वर्ण को हम ज्यादा देर तक करते हैं, जिस वर्ण के जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। तो इस तरह आप देख रहे हो कि उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। अब इसी तरह जीभ के प्रयोग के आधार पर भी वर्ण विभाजन किया गया है, मुख द्वार खुलने के आधार पर भी विभाजन किया गया। तो अन्य अभी स्वर में अभी कई और विभाजन है, या स्वर की कुछ अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, या हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे, ये इसके दूसरे पार्ट में हम पढ़ाएंगे। आज हम यहीं पर, क्योंकि ज्यादा समय हो गया है, ठीक, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूंकि वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर परीक्षा में आता है, लड़के इसे माइनर भूल करने के कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को जरूर बड़ा बनाए हैं, इसीलिए बड़ा बनाए ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम न रहे। अगर आपने 2 बार पढ़ लिया तो ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका वर्णमाला से क्वेश्चन गलत नहीं हो, और पूरा व्याकरण इसी वर्णमाला पर डिपेंड है। हम आपको वर्णमाला पढ़ा देंगे तो आगे दिखाऊंगा किस तरह संधि आसान होगी, आगे और आसान हो जाएगी। तो एक तरह से पूरे व्याकरण की ये बोन है। इसलिए अब जो इसमें बचा हुआ है हम इस वर्णमाला के दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे, उसमें हम स्वर के अभी और विभाजन पढ़ाएंगे, स्वर की विशेषता पढ़ाएंगे, आगत स्वर पढ़ाएंगे, फिर हम व्यंजन पढ़ेंगे, उसमें अघोष वर्ण क्या है, सघोष वर्ण क्या है, अल्पप्राण ध्वनि क्या है, महाप्राण ध्वनि क्या है, आगत ध्वनि क्या है। तो तमाम जो उसकी विशेषताएं, कहीं र का प्रयोग कुछ तरह होता है और में कई चिन्ह लगते हैं, इसमें थोड़े से मिस्टेक के कारण लड़के क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं।
तो अगर ये विश्वास करिए, अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो कहीं से भी आपका वर्णमाला से क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो इसका अगला वीडियो हम सेकेंड पार्ट में बनाएंगे और इसी के साथ हम आज का क्लास रोक रहे हैं। धन्यवाद।